हेलो डियर स्टूडेंट्स और प्यारे मित्रों। आज हमारे इस पार्ट का लास्ट वीडियो है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था वीबीटी एंड सीएफटी, सीएफटी की कमियां, वीबीटी की कमियां, वीबीटी के बारे में और सीएफटी के बारे में, और उसके कुछ उदाहरण पढ़े थे। उसके उदाहरण जो सीएफटी और वीबीटी के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, मैंने जो कॉपी के आपके नोट्स के अंदर मैंने भेजे उस पीडीएफ में है और समझाया भी है। वो पीडीएफ के अंदर दिए गए एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग बहुत ही कम लोग ये मतलब इंटरेस्ट ले रहे हो पढ़ने में, और मैं चाहूँगा कि आप सब पढ़े। यदि आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे अवगत करवाए, क्यों नहीं है, कारण सहित। बिना फालतू हमें और स्कूल मैनेजमेंट को क्यों परेशान कर रहे हो भाई। आपको पढ़ना है, पढ़िए, मेहनत कीजिए। आपके घर वाले आपके ऊपर कोशिश कर रहे हैं तो आप पढ़ते क्यों नहीं हो। हम भी कर रहे हैं, घर वाले कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आपके ऊपर लगे हुए हैं, आप लोग पढ़ाई की और मतलब 0%। ये ना होना चाहिए। ओके, देखिए अब स्टार्ट करते हैं। इसका है उपसंयोजक यौगिक का स्थायित्व। उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु व लिगैंड सहयोग करते हैं। मतलब उनके, देखो मैंने एक आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, बोला था कि स्थायित्व क्या होता है। दो परिवार है, ठीक है, दो परिवारों के मध्य आपस में कितनी लेन देन होती है, उनके मध्य बॉन्डिंग कितनी बढ़िया है, वो उतना ही उनके मध्य जो संबंध होगा स्थायी उतना अधिक होगा। वो आपस ज़्यादा जुड़े हुए रहेंगे। एक है जो मतलब आपस में कभी बोलते भी नहीं है, उनके आपस में कभी लेन देन भी नहीं होती, एक भी इस प्रकार से खराब होता है, लेन देन नहीं कर पाता दूसरा उसके ऐसा था नहीं कि छीन ले अपना जबरदस्ती उसके साथ लेन देन कर ले, ये तो होता नहीं है। ठीक है, तो जो लेन देन वगैरह होती है ना, इस आधार पे अपन उसको बताएंगे कि भाई कितनी इलेक्ट्रॉनों की और इनकी अपने केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य कितनी लेन देन होती है, कितना मध्य उनके मध्य कितना प्रबल बंध बनता है, उसके आधार पर हम कहेंगे कि वो संकुल उतना स्थायी तो अधिक होगा। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। आगे है संकुल स्थायित्व का पहला एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एक ये देखो कि किसी को अंदर अपन जल के अंदर घोल दे, घोलने पर वो अपने आयनों में टूट जाए तो उसका स्थायित्व कम होगा, और जितना आयनों में कम टूटेगा उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात कही गई है, संकुल यौगिकों को विलयशील जल में वियोजित करने पर स्थायित्व में कमी हो जाती है। मतलब आप टूटेगा, आपस में बॉन्ड टूटेंगे तो कमी आएगी, और क्या होगा। ठीक है, और विद्युत अपघट्य और विद्युत अनअपघट्य साम्य अवस्था में हो जाते हैं। मतलब जो विद्युत अवस्था जो टूटे हुए हैं, मतलब आपस में धनायन और ऋणायन में जो बने हुए धनायन और ऋणायन है, और जो जो नहीं टूटे हुए जो कॉम्प्लेक्स नहीं टूटा है, वो दोनों आपस में क्या हो जाता है, साम्य अवस्था में। देखिए यहाँ पे ये तीर लगा रखा है, ये तीर ऐसे नहीं है, ये तीर ऐसे इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से तीर इन दोनों के मध्य, मतलब होता है ना वो दोनों समांतर, वो इधर इधर दोनों तरफ समान प्रकार से, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो अब जितना ये पार्ट यहाँ पे है, अब ये बन रहा है, ठीक है, ये क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स टूट के ये बनाएगा, तो इसकी मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ही स्थायित्व क्या होगा, कम होगा, और इसकी मात्रा जितनी अधिक होगी तो इतना ही उसका स्थायित्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आपको पता ही है। अब इनके दोनों के मध्य एक स्थिरांक पाया जाता है के, क्या पाया जाता है, कि इनको एक दूसरे का ऊपर मान लें, ये एम बड़ा कोष्टक L4 अपॉन एम प्लस 4L। तो ये के बराबर है, के बराबर का मान है के, यहाँ पे साम्य स्थिरांक क्या है, साम्य स्थिरांक, दोनों ही साम्य अवस्था में पाएंगे, तो साम्य अवस्था में हो जाते हैं, इनके साम्य स्थिरांक लगाते हैं के। तो इसमें ये एम है, ठीक है, ओ एम, और ये हो गया आपका एल, एल के साथ। अब ये बड़े कोष्टक के अंदर बंद है, ठीक है ना, ये आपको पता है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जितना के का मान ज़्यादा होगा उतना ही मान इसका, इस पार्ट का मान अधिक होगा। जितना के का मान में बढ़ोतरी होगी उतनी इस मान में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। के मान में बढ़ोतरी होने पर ये मान बढ़ेगा, ठीक है। और ये मान यदि बढ़ गया तो ये मान बढ़ गया तो के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और ये मान बढ़ गया तो के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखें, क्योंकि ऊपर वाला बढ़ता है तो आगे वाला अपने के का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस प्रकार से कि जो जितना के का मान अधिक होगा, समझ गए कि भाई जितना के साम्य स्थिरांक जितना अधिक होगा उसका मान अधिक होगा, उतना ही संकुल का स्थायित्व भी क्या होगा, अधिक होगा।
ठीक है। तो k का मान जितना अधिक होगा तो इतनी संख्या इसकी अधिक होगी, मतलब इस पार्ट की संख्या अधिक होगी। ठीक है। और k का मान जितना ही क्या होगा, कम होगा, तो इस पार्ट की जो संख्या है कम होगी, सॉरी अधिक होगी। ठीक है। ये जितना अधिक बढ़ेगा उतना k का मान घटेगा, क्योंकि नीचे की तरफ अब इतना ज़्यादा बिना फालतू की रामायण आपको पता ही है वैसे। ठीक है। अब इस समय इस तरह k का मान बढ़ता है, तो संकुल यौगिक ये है आपका स्थायित्व तो भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना। जैसे संकुल यौगिक स्थायी हो जाता है, कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है आपका, स्थायी हो जाता है। के मान बढ़ने पर स्थायी होगा भाई, के का मान बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और यही है अपना कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स, तो ये है ना। ये बढ़ेगा तो अपने आप उस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना। पता नहीं ये लाइट कम हो जाती है। अब है आगे के मान को प्रभावित करने वाले कारक। अब स्थायी तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, के ऊपर। अब के को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो के मान को प्रभावित करने वाले कारक है, उसमें पहला ही आप केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश। आपके मेटल के ऊपर चार्ज कितना है, एम के ऊपर चार्ज कितना है। एम के ऊपर जितना चार्ज अधिक होगा, एम के ऊपर जितना चार्ज अधिक होगा, एम का साइज क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। और जितना एम का साइज छोटा होगा तो एम का नाभिक, जो मेटल है उसका नाभिक लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के समीप होगा। भाई जितना ही एम क्या होगा, छोटा होगा, तो उतना ही उसके पास लिगेंड नज़दीक रह पाएंगे। और एम का आकार बड़ा हुआ तो लिगेंड क्या रह जाएंगे, दूर दूर रह जाएंगे। और एम के ऊपर चार्ज जितना अधिक होगा, मतलब आवेश जितना अधिक होगा, आवेश अधिक होगा मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और उसके पास प्रोटॉनों की उतनी अधिक होगी। तो वो जितना अधिक आवेश होगा तो वो इलेक्ट्रॉनों को, जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींचने की क्षमता उनकी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, और उनके मध्य जो बंध बनता है वो अधिक प्रबल बनता है। ठीक है। और के का जैसे उसके ऊपर चार्ज बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा, वैसे वैसे के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, और उसके स्थायित्व में, स्टेबिलिटी में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है। ये चीज आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है, संकुल यौगिक यदि केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश जितना अधिक होगा, केंद्रीय धातु परमाणु में आवेश की वृद्धि के साथ के का स्थायित्व बढ़ता है, जिसमें संकुल का स्थायित्व भी बढ़ता है। ठीक है। ये आपके एक लिख रखा है लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना। ये लिख रखी है यहाँ पे, मैं बहुत ही काला काला कर दिया ऊपर। ठीक है। ये लाइन है, ये बहुत ही बढ़िया लाइन। ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि इससे 3-4 बातें क्लियर हो जाती है। ठीक है ना। अब बात आते हैं आगे की तरफ, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इसमें दे रखा है। देखिए ApH2O6 प्लस 3 संकुल अधिक स्थायी होता है, जबकि ये कम स्थायी होता है। अब फर्क क्या है इसमें, यहाँ 6 दे रखे हैं, यहाँ भी 6, ये Fe है, ये भी Fe है, परंतु आपको फर्क दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे +3 दे रखा है, और यहाँ पे +2 दे रखा है इसका आवेश। कहाँ पे, ये यहाँ पे, ये +2 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे +2 दिख रहा है, ये +2 दे रखा है। अब यहाँ पे जो चल है एक्वा के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। ठीक है। एक्वा के ऊपर चार्ज 0 होगा, तो अब Fe है, ये Fe के ऊपर, अब जो दूसरा ये चार्ज पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर दे रखा है, वो चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, Fe के ऊपर। ठीक है। तो Fe का यहाँ चार्ज कितना है, Fe बराबर +3, और यहाँ Fe बराबर कितना है, यहाँ Fe बराबर है +2। ठीक है। अब ज़्यादा कौन सा है, +3, तो वो ज़्यादा स्थायी होगा, और +2 वाला क्या होगा, Fe कम स्थायी होगा। ठीक है। ये बात समझ गए। ठीक है। इस थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जितना जितना उसके ऊपर आवेश ज़्यादा होगा उतना स्थायी तो उसका भी क्या होगा, ज़्यादा होगा किसी भी यौगिक का। तो इसमें ये बात इसमें यही लागू होती है। ठीक है। कि क्यों होता है, क्योंकि इसका जो इसमें है, जो ये Fe है, इसके ऊपर जो आवेश होता है वो +3 होता है, और यहाँ पे Fe के ऊपर, आयरन के ऊपर आवेश है, केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर आवेश है वो +2 है। मतलब इसके आवेश में क्या है, यहाँ इस आवेश में वृद्धिता है, इस आवेश में क्या है, कमी है। आवेश में कमी होने के कारण इसका स्थायित्व क्या होता है, कम होता है, और इसका स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। ये बात आपको क्या रखनी है, आपके मन में, ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन, ये बात होगी क्लियर, इसमें ये आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन। उसके बाद लिगेंड की प्रकृति। अब लिगेंड की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है, लिगेंड की प्रकृति कैसी है, लिगेंड की, नेचर ऑफ लिगेंड। संकुल यौगिक में देखो, अब लेने वाला तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, पर देने वाला कोई होगा तब तो लेगा ना वो। ठीक है। तो लिगेंड, ये केंद्रीय धातु परमाणु वो क्या करता है, लेता है इलेक्ट्रॉन, और लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को देने का कार्य करता है। अब इलेक्ट्रॉन देने वाला अच्छा नहीं होगा, नहीं दूंगा, क्या करेगा वो, लेने वाला नहीं लेगा। ठीक है। अब अपने जैसे कि हमारा पेमेंट है, गोपाल जी को बोले हम कि लेंगे, तो गोपाल जी का मैं नहीं दूंगा, तो अपना आप हमको ज़बरदस्ती उनसे थोड़ी छीन पाएंगे वैसे। ठीक है। आप समझ गए, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ में, पर हाँ,
बोल सकते हैं कि भाई आप हमें देने की कोशिश करें, परंतु ये इसकी प्रकृति कैसी है, उस प्रकृति को डिपेंड करेगा। परंतु गोपाल जी की प्रकृति ऐसी अच्छी है, वो बढ़िया है, टाइम पे हो जाता है मामला, ठीक है। तो लिगेंड की प्रकृति को भी डिपेंड करता है। अब लिगेंड की प्रकृति अच्छी है तो अब होगा मामला सेट। देखिए, और ये गोपाल जी की प्रकृति कैसी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। आपकी प्रकृति कैसी है, आप प्रकृति की बढ़िया है, आप टाइम पे करते हो तो हमारा भी टाइम पे हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब यहाँ पे गोपाल जी के लिए लिगेंड कौन हो आप, हमारे लिए लिगेंड कौन है, गोपाल जी, ठीक है। और ये समझ गए ना आप, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं समझाना है। तो टाइम पे अब आगे है, संकुल यौगिकों में ऋणावेशित लिगेंड होने पर इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति अधिक होती है, ठीक है ना। संकुल यौगिकों में ऋणावेशित लिगेंड होने पर इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति क्या होती है, अधिक होती है, जिससे ये अधिक स्थायी होता है। जबकि उदासीन लिगेंड में इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति कम होने के कारण ये कम स्थायी होता है। समझ गए ना। संकुल युग्म में ऋणावेशित होने पर इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। क्योंकि उनके पास ऋणावेशित है, मतलब उसके पास पहले से किसी ने उधार से, उसने दूसरों से पैसे ले रखे हैं, उसके पास पहले से ही पैसे हैं, अधिक पैसे हैं, उसने ले रखे हैं, ठीक है। उसके घर पे जितने होने से उससे ज़्यादा है, तो उसके देने की प्रकृति ज़्यादा होगी, ठीक है। और जब उसके पास न तो ज़्यादा है और न कम है, उसकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से उदासीन है, तो उदासीन की देने की प्रकृति क्या होती है, कम होती है। तो प्रकृति कम होने के कारण उसका स्थायित्व भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होगा उस मतलब उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे Cl- है, इस प्रकार से जो ऋणावेशित है, वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो लिगेंड होंगे, उनकी देने की प्रकृति ज़्यादा होने के कारण उस प्रकार की प्रकृति के जो जो संकुल बनते हैं, उस संकुलों का स्थायित्व अधिक होता है। और उदासीन लिगेंडों से जो संकुल बनते हैं उनका स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। ये चीज़ आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। बहुत अच्छे बच्चे भाई, ठीक है। अब आगे वाला टॉपिक, ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए, हमारे लिए समझाने के लिए और आपके लिए समझने के लिए। देखिए, निकिल इसमें जो दे रखा है, टेट्रा एमिनो निकिल सेकेंड है, ठीक है, की अपेक्षा दे रखा है टेट्रा साइनो निकिलेट सेकेंड है, अधिक स्थायी होता है। क्यों, अब क्यों की बात आती है, अब यहाँ पे क्यों, क्यों बात करते हैं, क्वेश्चन है देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन है, बढ़िया होगा ना क्वेश्चन, तो हमने लिखा है। तो अब क्योंकि इसमें ये जो निकिलेट है में Cn- लिगेंड ऋणावेशित है, ये क्या है, ये जो लिगेंड है वो क्या है, ऋणावेशित है, ऋणावेश चार्ज है। और यहाँ वाला लिगेंड क्या है, उदासीन है। इसके ऊपर कोई चार्ज होता है क्या, अमोनिया के ऊपर, NH3 के ऊपर चार्ज है क्या कोई, इसके ऊपर क्या होता है, दो लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। तो ये उदासीन होता है और ये Cn क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो ऋणावेशित होने के कारण इसका स्थायित्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। स्थायित्व ज़्यादा होने के कारण ये आपका ज़्यादा स्थायी होगा, लिगेंड मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज़्यादा होगी Cn की, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देने की क्षमता होगी तो ये ज़्यादा स्थायी होगा, और ये क्या होगा, कम स्थायी होगा। ये बस यही बात है और कुछ नहीं। और आगे वाला एक और दे रखा है, क्या मामला है, नीचे देखिए तीर डाल के लिखा हुआ है, ये देखना ध्यान से। यदि संकुल यौगिकों में ऋणावेशित हो तो जिससे लिगेंड के परमाणु का आकार छोटा होता है वह अधिक स्थायी होता है। समझ में आई? कि दोनों ही क्या हो, संकुल यौगिकों में दोनों, यहाँ पे है ना, दोनों ही लिगेंड, यहाँ पे लिखना है दोनों ही लिगेंड, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जगह छोड़ दी, भूल गया होगा बच्चा, ठीक, क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जल्दी बोलते हैं ना तो बच्चे भूल जाते हैं। तो यहाँ लिखना है दोनों ही, यहाँ पे लिखना है दोनों ही, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ लिखना है दोनों ही लिगेंड, लिगेंड क्या हो, ऋणावेशित हो तो जिस लिगेंड के परमाणु का आकार छोटा होता है वह अधिक स्थायी होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी दोनों एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। इसमें छोटा किसका है, क्लोरीन सोटा या फ्लोरीन सोटा, फ्लोरीन सोटा तो फ्लोरीन का स्थायित्व क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है ना। फ्लोरीन वाले लिगेंड का सॉरी जो इसका यौगिक होगा उसका स्थायित्व ज़्यादा होगा, संकुल होगा उसका स्थायित्व ज़्यादा होगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, देखो ये मेरे आधार पे बहुत ही, अकॉर्डिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करिएगा। यह है क्लेटेशन इफेक्ट, क्लेट प्रवाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए, यदि बहुतंतुक लिगेंड धातु परमाणु से संकुल बनाते हैं तो एक वलय का निर्माण होता है। देखो, बहुडेंटेड लिगेंड होता है, मैंने कहा बहुतंतुक लिगेंड क्या बनते हैं, वलय बनाते हैं, ठीक है। और उस वलय का निर्माण होता है, उस वलय को अपन बोलते हैं क्लेट वलय। वेरी वेरी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया इसने बात कही कि उसको क्या बोलते हैं, क्लेट वलय बोलते हैं। और जिसके कारण उस संकुल के स्थायित्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है,
ठीक है, और वृद्धि होने के कारण इसके प्रभाव को क्या बोलते हैं, किलेट प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं, किलेट प्रभाव कहते हैं। किलेट प्रभाव और किलेट वलय दोनों ही इंपॉर्टेंट है। किलेट वलय कौन सी होती है, बहुतंतु क्या जो द्विदंतु क्या बहुदंतुक लिगेंड होते हैं उनके पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड के द्वारा एक जब केंद्रीय धातु सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है तो एक वलय का निर्माण करता है, रिंग का निर्माण करता है। उस रिंग को क्या बोलते हैं, किलेट रिंग बोलते हैं। और उस रिंग की वजह से उस कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, और उस स्टेबिलिटी के बढ़ने के प्रभाव को अपन इफेक्ट को बोलेंगे, क्लेटेशन इफेक्ट बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप बहुत ही बड़े ध्यान से देख पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद बहुदंतुक लिगेंड युक्त संकुल एक दंतुक लिगेंड की अपेक्षा अधिक स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं। ये बात क्योंकि उसमें किलेट प्रभाव पाया जाता है। क्यों करते हैं ऐसा, हो जाता है करते हैं क्यों, क्योंकि इसमें बहु क्या किसका निर्माण होता है, किलेट प्रभाव पाया जाता है। किलेट वलय के कारण उसमें ये इस प्रकार से एक दंतुक लिगेंड की अपेक्षा बहुदंतुक लिगेंड अधिक क्या होता है, स्थायी होता है। यदि दोनों संकुल बहुदंतुक लिगेंड है तो जिस अभी दोनों ही बहुदंतुक लिगेंड है, उस दोनों में बहुदंतुक लिगेंड का निर्माण हो रहा है, बहुदंतुक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, लिगेंड के जुड़े कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें किस कौन कौन सा संकुल अधिक स्थायी होगा, उसमें वो संकुल ज़्यादा स्थायी होगा जिसमें अधिक किलेट वलय का निर्माण होगा। जितनी किलेट वलय का अधिक निर्माण होगा इतना ही कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। नीचे दे रखा है देखिए, एक दे रखा है ऑक्सीलेटो, ओ एक्स ऑक्सीलेटो तो होता है, और CN6 क्या होता है, ये तो मोनोडेंटेड है, ऑक्सीलेटो बाईडेंटेड है। तो बाईडेंटेड है तो इसमें कितनी वलय का निर्माण हो रहा है, 3 वलय का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो किलेट वलय का निर्माण हो रहा है, इसके वजह से ये ज़्यादा स्थायी होगा और ये कम स्थायी होगा। ठीक है, तो समझ गए आप, क्या समझाना और साथ आगे इसमें देखो नीचे वाला और आगे, तो इसमें कौन सा ये ज़्यादा स्थायी होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, किलेट वलय का निर्माण हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि मोनोडेंटेड है। ठीक है, ये बाईडेंटेड है। ठीक है, समझ गए ना आप, हाँ समझ जाओ, टाइम पे ध्यान रखो थोड़ा सा इधर। अब आगे है कोबाल्ट OX3-3 से कोबाल्ट EDTA-3 अधिक स्थायी होता है, क्यों। देखिए विद्यार्थी, ये -3 नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोगों की ये मेरी मिस टाइप हो रखा है। ठीक है ना, यहाँ पे कोबाल्ट की +3 की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो यहाँ पे ये +4 है। ठीक है, तो यहाँ पे +-1 होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, यहाँ पे भी -1। ठीक है, थोड़ा सा मैं दूसरी कलर से कर देता हूँ, ये आप -1 कर देना बेटा, ये 3 की जगह। ठीक है ना, ये 3 सही है, ये -1 कर देना, क्योंकि EDTA का अपने चार्ज कितना होता है इसके ऊपर, -4 होता है। ठीक है, टेट्रा के अंदर तो 3 तो चले गए कोबाल्ट वाले, तो बाकी कितने रहे, 1 ही रहा। तो इसमें देखिए EDTA के द्वारा सेलिक्युलेट बनते हैं। अब इसमें क्या है, ये अधिक स्थायी है और ये कम स्थायी, क्यों, क्योंकि EDTA बनाता है वो कितने कॉम्प्लेक्स जो रिंग बनाता है, ऐसी रिंग कितने रिंग बनाएगा, से रिंग बनाएगा, क्योंकि इसकी जो से रिंग बनाएगा। और जबकि ये जो अपना दूसरे वाला है ऑक्सीलेटो, ये कितनी बनाएगा, 3 ही बनाएगा, क्योंकि इसके पास 3 ऑक्सीलेटो एक रिंग बनाता है, और एक EDTA कितनी रिंग बनाता है, से रिंग बनाता है। एक EDTA एथिलीन डाई टेट्रा एमीन कितनी रिंग बनाता है, 6। ठीक है, और ये कितनी बनाता है, एक एक जो ऑक्सीलेटो कितनी बनाएगा, एक रिंग बनाएगा, और ऑक्सीलेटो कितने हैं टोटल मिला के 3, तो 3 है, तीनों ने मिला के कितनी बनाई, 3। ठीक है, 3 रिंग बनी, और ऑक्सीलेटो के एक EDTA के द्वारा कितनी बनी, 6। तो जितने में ज़्यादा रिंग बन रही है वो ज़्यादा स्थायी होगा, तो EDTA क्या होगा, EDTA वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, आगे जो बात करते हैं अपन, आगे तक एक लाइन क्या हो जाती है, एक बड़ी लाइन है ये। ठीक है, वैसे तो केंद्रीय धातु परमाणु आकार घटने पर स्थायित्व में क्या होती है, वृद्धि होती है, ये बात मैं बोल चुका हूँ पहले। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन उपसर्जक यौगिकों का महत्व। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, एक बात आ रहा है सबसे पहला गुणात्मक विश्लेषण। ठीक है, इसमें गुणात्मक विश्लेषण के में क्या है कि इसमें आपके जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल लैब होती है, जब अपन लैब के अंदर प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आपके जो मूलक होते हैं, मूलकों का क्षारीय 2 प्रकार के मूलक होते हैं, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। तो इन मूलकों के परीक्षण के लिए भी हमें क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का अपने यौगिकों का उपयोग होता है। तो वो किस प्रकार से होता है, अपन लैब के अंदर इनका उपयोग किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। गुणात्मक विश्लेषण में हम जो क्षारीय मूलक होते हैं, अम्लीय, एक तो एसिडिक होते हैं और एक
बेस्ट होते हैं। तो बेसिक यहाँ सारी मुल्क होते हैं, उनके प्रथम समूह फर्स्ट ग्रुप, मतलब टोटल मिला के 6 ग्रुप 7 ग्रुप होते हैं, ठीक है। में एच जी प्लस वो एच जी प्लस 2 के पृथक करने के लिए, मतलब इनके किसके, सिल्वर और मरकरी के पृथक्करण के लिए AgCl का श्वेत अवक्षेप NH4OH से अधिकृत होकर जल में संकुल बनाता है। क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। जबकि HgCl2 और NaOH में क्रिया कर एक संकुल इस प्रकार का निर्माण कर लेता है जो काला अवक्षेप बनाता है। अब यदि काला अवक्षेप बनता है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या बना है, कौन है उसमें, मरकरी है, ठीक है। इस प्रकार से पता लगाने के लिए, और यदि उसका अपने काला अवक्षेप न बन के कोई दूसरा अवक्षेप बना है, ठीक है, तो उसमें आपका क्या होगा, सिल्वर होगा। इस प्रकार से उनको जानने के लिए, सफेद अवक्षेप बनता है तो क्या मानेंगे उसे सिल्वर है, ठीक है। इस प्रकार से इनको पहचानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिसे दो रिएक्शन दे रखी है, देख लेना आप, ठीक है। अब है तृतीयक समूह में Fe की परीक्षण। अब ये तो हो गया फर्स्ट ग्रुप में। अब थर्ड ग्रुप में Fe+3 का परीक्षण करने के लिए अपन उसमें क्या डालते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनेट डालते हैं, ठीक है। पोटेशियम फेरोसाइनेट डालते हैं ना, तो पोटेशियम फेरोसाइनेट अपने पोटेशियम फेरोसाइनेट इसमें डालने पर पोटेशियम फेरोसाइनेट क्या करता है, FeCl3 से क्रिया करता है। इससे मतलब जो भी यौगिक हुआ Fe+3 वाले से क्रिया करता है और उसके नीला अवक्षेप देता है। नीला अवक्षेप देगा, मतलब भाई ये किसी भी यौगिक में ये डालते हैं और यदि नीला अवक्षेप प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर क्या उपस्थित है, Fe+3 उपस्थित है, ठीक है। ये हम इस प्रकार से इनको पहचानने के लिए काम में लेते हैं। आगे धातु निष्कर्षण में, धातु के सफाई में, यह आपको पढ़ाया जाएगा पार्ट नंबर 6 में ढंग से, मेटलरी एनर्जी में, ठीक है। जो मेटलरी जो है उसके अंदर पढ़ाया जाएगा पार्ट संख्या से 2 नंबर का पार्ट है, उसके अंदर ही ढंग से आएगा। परंतु यहीं अपन देख लेते हैं वहाँ, यहाँ पे क्या है, मतलब अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्रू इसका क्या इंपॉर्टेंस है इनमें। तो सिल्वर और गोल्ड होता है, इनकी सफाई करने के लिए जो इसके एस्क होते हैं, एस्क मतलब इनके अम्मिका होते हैं, उनको सोडियम साइनाइड के साथ क्रिया करवाई जाती है और उसको साफ किया जाता है, ठीक है। देखिए ये सिल्वर का एक एस्क दे रखा है। सिल्वर के बारे में, सिल्वर सल्फेट की क्रिया करवा दी सोडियम साइनाइड के साथ, और सोडियम साइनाइड से क्रिया करवाने पर आपको एक कॉम्प्लेक्स प्राप्त हो गया, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स की वापस क्रिया हमने जिंक के साथ करवाई, तो जिंक के साथ करवाने पर जिंक साइनाइड प्राप्त हो गया, सोडियम साइनाइड प्राप्त हो गया, और साथ में सिल्वर क्या हो गई, अलग हो गई। इस प्रकार की क्रियाओं में इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। अब सबसे बढ़िया बात है ये जैव प्रणाली में इसका महत्व, बहुत ही बढ़िया बात है। इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा गौर फरमाइए। संकुलों का जैव तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। पहले आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर बेटा, हीमोग्लोबिन किसका बना होता है, हीमोग्लोबिन अपने आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है। किसका कॉम्प्लेक्स होता है, एफ का, आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन वाहक के रूप में काम आता है। दूसरी इसका इंपॉर्टेंस है प्लेटिनम का एक संकुल सिंस प्लेटिनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया, का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ये तो आपको सभी को पता है कि लाल वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, इसके अंदर किस क्या पाया जाता है भाई, इंपॉर्टेंट तो ऊपर वाला हीमोग्लोबिन वाला है भी यार, नहीं सर मैं इंपॉर्टेंट इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपको पता नहीं है। सिंस प्लेटिनम दोनों सब इंपॉर्टेंट है, जैव प्रणाली के सभी जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो और इनके जो टॉपिक दे रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंस प्लेटिनम इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए किस में किया जाता है, कैंसर में। और वो कौन सा प्लेटिनम, सिंस प्लेटिनम, ठीक है। अब आगे बात आती है कैंसर के उपचार में उपयुक्त होने वाली संकुल का नाम और उसका संरचना। अब मैंने क्वेश्चन बना है इसके ऊपर, कौन सी लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, सिंस प्लेटिनम, ठीक है। तो सिंस प्लेटिनम के अनुसार कि कैंसर में प्रयुक्त, इसके आधार पर मैंने क्वेश्चन बनाए दो। पहला क्वेश्चन है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली संकुल का नाम और उसका संरचना लिखिए, सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन आएगा, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसका आप कैसे लिखोगे, पहले पहले आपका संकुल का नाम, संकुल का नाम नहीं, संकुल का सूत्र है, ऐसे गलती में लिख दिया, सूत्र ऊपर नीचे करते पूरा, ठीक है। संकुल का सूत्र क्या है, प्लेटिनम। तो सिंस प्लेटिनम है तो सिंस ये दोनों अपने अमीन एक तरफ होंगे क्लोरो, एक तरफ होंगे, ये इसका सूत्र है, ठीक है, सिंस प्लेटिनम का। सिंस डाई एमिनो डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड आयन, ये इसका आईपीएसी नाम है, ठीक है। और ये इसकी संरचना है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये है सिंस प्लेटिनम, ठीक है ना। इसको लिखे सिंस, इस प्रकार से आगे सिंस लगा के लिखेंगे, इसको इसका नाम लिख रहे हैं उसको आगे क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, और इस प्रकार से इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है आगे की, सिंस प्लेटिनम का आईपीएसी नाम लिखो जो किसे आ गया, और इसका उपयोग महत्व बताए, महत्व क्या है इसका, महत्व है अपने कैंसर के उपचार में, ठीक है। ये आपको बार बार इस प्रकार से दो क्वेश्चन मैंने बनाए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए। आगे बात आती है क्लोरोफिल
तीसरा, दो तो हो गए, पहला हो गया हीमोग्लोबिन, दूसरा हो गया एसेंशियल प्लेटिनम, तीसरा आ गया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है जो ये प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है, ठीक है, आपको पता है ये प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। ये किसका, क्लोरोफिल किसका संकुल होता है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम का संकुल होता है, ठीक है, Mg का, ये संकुल होता है मैग्नीशियम का, ठीक है ना, Mg का। तो मैग्नीशियम का संकुल होता है Mg+2 का संकुल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ मैग्नीशियम का संकुल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल भी। बात आगे आगे विटामिन B12, विटामिन B12 साइनो कोल्बोमिन और कोबाल्ट का संकुल होता है, इसी ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद आता है बाल, ब्रिटिश एंटोल्यूसाइट, ठीक है, ये एक दवाई है जो अपन जो मेटल है, मेटल धातु, धातु विष होते हैं, धातु विष की को दूर करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, धातुओं से जो जहर होता है, धात्विक जहर होता है, अधात्विक जहर होता है, जो जहर होता है उनके इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आर्सेनिक है, गोल्ड है, सबस्टेनियम है, प्लेटिनम है, कैडमियम है, इनके जो विष होता है उनका इलाज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है किसका, बाल का, ब्रिटिश एंटोल्यूसाइट का। और ये प्रकाश का क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। धन्यवाद बच्चों, पार्ट अपना पूरा हुआ इसके साथ। बहुत बहुत बढ़िया आपने पढ़ा, और इसी के साथ ये पाठ भी पूरा होने के साथ आपके लिए मैं एक दिन ऑनलाइन आऊँगा, लाइव आऊँगा मैं, ठीक है, या तो फेसबुक पे आऊँगा, जो मैं सूचना में ग्रुप के अंदर दे दूँगा, ठीक है, या फेसबुक के माध्यम से, या फिर आपके यूट्यूब के माध्यम से मैं एक दिन क्या आऊँगा, लाइव आऊँगा, जिस दिन आप थोड़ा सा टाइम निकाल के सभी लाइव आ जाए, जिससे आपको मैं लाइव तरीके से सभी अपन बात कर सकें, क्या कहना है आपको, जो मैं उस टाइम बता सकूँ, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद।